क्या हाल चाल है गुरुजी लोग? आए और सब बढ़िया है? बना लिए क्वेश्चन? नहीं बना है तो बन जाएगा। तब आईपीएल देख रहे हैं ना आप लोग? देख रहे हैं? जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, देखते रहिएगा तो। पूरा खुश है, क्या बात है? खुशी का ठिकाना नहीं है इसका। हेलो 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 हेलो। है ऑनलाइन वाला को आवाज कम जाता है। ऑनलाइन वाला को आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। बोल्ड आवाज आता है और बाद में देखने पर बोल्ड आता है। अच्छा ठीक है, चलिए आइए अब। है हीरो सब आइए, आइए अब क्वेश्चन पे आइए। आज जो रेशियो है ना 5 5 5 फिर 2 2 2 फिर 3 3 3, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ऐसे करके है 5 2 3। आ जाइए अब। पहला क्वेश्चन है, मोह असंबंधता पाई जाती है, क्या है जानते हैं हो? क्या है ये? समझिए, थोड़ा समझिए। देखिए, जैसे आप बायोलॉजी पढ़िएगा तो ये जो चमड़ा है आपका, जो हाथ है, हाथ त्वचा, वही ठीक है। जो त्वचा है इसके कई परत होते हैं, कई परत होते हैं, कई परत होते हैं। उसी प्रकार से अगर आप वायुमंडल की बात करेंगे तो वायुमंडल को मूल तौर पर 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। उसी प्रकार से अगर आप पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी को कई परतों में बांटा गया है, पृथ्वी को कई परतों में बांटा गया है और अलग अलग आधार पर अलग अलग विद्वान पृथ्वी को अलग अलग परतों में बांटने का काम किया है। जैसे पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जहां पर जिस तत्व की अधिकता होती है उसे उस नाम से पुकारा गया है। सियाल, सीमा, नीफे। पृथ्वी के ऊपरी भाग में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता मिलती है तो ऊपरी परत को सियाल, मध्य परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता मिलती है तो उसे सीमा, और आंतरिक परत में निकेल और फेरस की अधिकता मिलती है तो उसे नीफे। लेकिन जो अधिकतर भूगोलवेत्ता का यह मानना है कि पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। पृथ्वी को जो 3 परतों में बांटा गया है उसमें पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है उसको क्रस्ट कहा जाता है। फिर जो बीच वाला परत है उसे मेंटल कहा जाता है और फिर जो सबसे आंतरिक परत है उसको कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर, कोर कहा जाता है। तो अब आप यहां पर समझिएगा, पृथ्वी को मूल तौर पर 3 परतों में बांटा गया है, 3 परतों में।
और पृथ्वी को मूलतः जो 3 परतों में बांटा गया है, उसमें पहला परत है क्रस्ट यानी भूपर पट्टी, दूसरा परत है मेंटल और तीसरा परत है कोर। तीसरा परत कोर है। अब देखिएगा, बात अगर पृथ्वी की हम लोग करें तो पृथ्वी को सामान्य तौर पर गोलाकार माना जाता है। पृथ्वी को सामान्य तौर पर जो गोलाकार माना जाता है, पृथ्वी मान लीजिए इसको, और आप सब लोग इस बात से अवगत है कि पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या जिसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, या जिसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, या जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर। अब आप देखिएगा, जो विषुवत रेखा की लंबाई है वह है 12,756 किलोमीटर। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वह है आपको 12,756 किलोमीटर है। यह पृथ्वी है, इसके एक पार्ट को हम ले रहे हैं, तो जो है इसके इस पार्ट को हम लोग ले रहे हैं, तो इस रूप में हम आपको पृथ्वी के एक पार्ट को दिखला रहे हैं, और इसी आधार पर जो है चीजों को हम लोग डील कर लेंगे। और किताब सब भी पढ़िएगा तो पृथ्वी के एक पार्ट को लेकर के ही क्रस्ट मेंटल कोर को जो है दर्शाने का प्रयास किताब में भी आपको किया गया है। तो इसमें जो आपको ऊपरी भाग की अगर हम लोग बात करें तो ऊपरी भाग को ही हम लोग कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। यही ऊपरी भाग आपको क्रस्ट है। और क्रस्ट औसत रूप से 30 से 35 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। क्रस्ट के बाद आप जाइएगा तो आपको मेंटल मिलेगा, और मेंटल की हम लोग बात करें तो ये जो है आपको मेंटल जो है आपको 2900 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल आपको देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद जो आंतरिक भाग है ये है आपको कोर। आंतरिक भाग क्या है? कोर। तो अब जो ऊपरी भाग क्रस्ट है, मध्य वाला भाग मेंटल है और आंतरिक भाग कोर है। पृथ्वी के ऊपरी भाग क्रस्ट को मेंटल से अलग की अगर हम लोग बात करें तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है मोहविषिक असंबंधता क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है। अब मेंटल को पृथ्वी के आंतरिक भाग कोर से अलग करता है गुटेनबर्ग असंबंधता। कौन? आपको गुटेनबर्ग असंबंधता। तो क्रस्ट को मेंटल से अलग मोहविषिक असंबंधता और मेंटल को कोर से अलग गुटेनबर्ग असंबंधता। अब आप यहां पर आगे आइएगा तो देखिए, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग क्रस्ट है, क्रस्ट को अब हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं। क्रस्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्रस्ट को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। फिर उसी प्रकार से मेंटल को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। फिर कोर को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। गौर से सुनिएगा आप इस बात को। जैसे पूरे पृथ्वी को हम लोगों ने 3 परत में बांटा, सबसे ऊपरी परत क्रस्ट, बीच वाला मेंटल और आंतरिक कोर। क्रस्ट को मेंटल से अलग मोहविषिक असंबंधता, मेंटल को कोर से अलग गुटेनबर्ग असंबंधता। उसी प्रकार से जो है
अगर ऊपरी भाग क्रस्ट की हम लोग बात करें तो क्रस्ट को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। फिर बीच वाला भाग मेंटल को दो भाग में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। और फिर कोर को दो भाग में बांटते हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। अब आप देखिएगा गुरुजी लोग, क्रस्ट को दो भाग में कौन बांटता है? तो क्रस्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्रस्ट को दो भाग में, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में बांटने का काम करता है कोनराड असंबंधता, कोनराड असंबंधता। फिर मेंटल को दो भाग में, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल में बांटने का काम करता है रेपेटी असंबंधता, रेपेटी असंबंधता, रेपेटी असंबंधता। और बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करता है लेहमैन असंबंधता, लेहमैन असंबंधता। समझ गए ये बात? तो क्रस्ट को मेंटल से अलग कौन करता है? मेंटल को कोर से कौन करता है? और फिर ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से कौन करता है? और ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से कौन करता है? बाह्य कोर को आंतरिक कोर से कौन करता है? ये सब बात हम आपको बतला दिए हैं। अब अगर आप इतना समझे हैं तो एक बात गौर से देखिएगा आप, ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करता है कोंडाड, कोंडाड। और क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है मोह विसिक। तो क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं कि निचली क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से, निचली क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से, या ऊपरी मेंटल को क्रस्ट या निचली क्रस्ट से अलग मोह विसिक असंबंधता करता है? क्या हम ये बात कह सकते हैं, हां या ना? नहीं समझे? आए आंसर मिला है? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ए होगा। मोह असंबंधता या मोहविसिक असंबंधता दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है। फिर से हम इसको समझा देते हैं, चिंता नहीं करना है, समझ गए? फिर से समझाते हैं, टेंशन नहीं लेना है, समझ गए? अब इसी को जो है एक बार ब्रीफ कर देते हैं, थोड़ा बहुत तो समझे ही होंगे। अच्छा, ये बात समझे हैं पूरे पृथ्वी को तीन परत में बांटे हैं, क्रस्ट, मेंटल और इसके बाद जो है आपको क्रस्ट को दो भाग में बांटे, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। फिर मेंटल को दो भाग में बांटे, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। कोर को दो भाग में बांटे हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। इतना बात समझ गए हैं ना? इतना बात समझ गए तो आइए देखिए फिर से एक बार। और इसको क्रमवार तरीका से याद रखने का ट्रिक भी बनाए हुए हैं, समझ गए? कमर पर गुलाल, समझ गए? हाँ, यही सब में तो मजे आएगा। पिछले साल बनाए थे होली के टाइम में, समझे? है, शांत रहिए। पृथ्वी के 4 भाग में से एक भाग को हम लिए हैं, ठीक है? ऊपरी भाग है क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट। यह है आपको क्रस्ट। क्रस्ट को भी दो भाग में, ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करता है कोनराड असंबंधता। कौन करता है? कोनराड असंबंधता। फिर आपको मेंटल, मेंटल का भी दो पार्ट है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो मेंटल का भी दो पार्ट है, एक है आपको ऊपरी मेंटल और फिर एक है आपको निचली मेंटल, एक है आपको निचली मेंटल। तो अब आप देखिएगा, जो निचली क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल है, निचली क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से अलग करता है आपको मोह असंबंधता या मोह विसिक असंबंधता, मोह असंबंधता या मोह विसिक असंबंधता। फिर इसके बाद ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करता है रेपेटी असंबंधता, रेपेटी असंबंधता। फिर आपको कोर को भी दो भाग में बांटे हैं, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। तो ऊपर वाला बाह्य कोर है और नीचे वाला क्या है? आपको आंतरिक कोर, नीचे वाला है आंतरिक कोर।
तो अब आप देखिएगा निचली मेंटल को बाह्य कोर से, निचली मेंटल को बाह्य कोर से अलग करता है गुटेनबर्ग असंबंधता, गुटेनबर्ग असंबंधता, और बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करता है लेहमैन असंबंधता, लेहमैन असंबंधता। और आप देख लीजिए क म र गु लाल, समझ गए? तो इसको क्रमबद्ध तरीका से याद रखने का ट्रिक है कमर पर गुलाल, समझ गए? पर जो है साइलेंट है, बाद बाकी क से कोंडाड, म से मोहो या मोहविसिक, र से रेपेटी, और पर साइलेंट है, और गु से गुटेनबर्ग, और ल से लेहमैन। क्लियर है बात? तो यही है, इसको आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब दूसरे बार में तो क्लियर हो जाना चाहिए गुरुजी लोग, क्या हुआ या नहीं हुआ? क्वेश्चन का आंसर मिला? अब मिलने गया है। आगे बढ़ ना जाए अब। आगे ग्रेट बैरियर रीफ है। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना, एक प्रवाल भित्ति है। प्रवाल, प्रवाल की अगर आप बात करेंगे, प्रवाल क्या है जानते हैं? प्रवाल एक प्रकार का जीव है, प्रवाल एक प्रकार का जीव है, और प्रवाल जीव का शरीर CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसे आप मानव हैं, आपको जो है -40 डिग्री सेल्सियस में जाकर के रख दिया जाए, बच पाइएगा? नहीं बच पाइएगा। या जो है आपको +60 डिग्री टेम्परेचर में जाके रख दिया जाए, आपका ओम नमः स्वाहा हो जाएगा दोनों स्थिति में। तो प्रवाल एक प्रकार का जीव है। अगर उस जीव को जीवित रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती है, अगर प्रवाल जीव को जीवित रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती है, तो फिर प्रवाल जीव का मृत्यु हो जाता है, प्रवाल जीव का मृत्यु हो जाता है। और प्रवाल जीव के मृत्यु होने के बाद जो है प्रवाल जीव का जो अस्थि पंजर इकट्ठा होता है, उससे आपको प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, उससे आपको प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है। तो जो आपको ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महादेश की अगर आप बात करेंगे मानचित्र पर, ऑस्ट्रेलिया महादेश की अगर आप बात करेंगे मानचित्र पर, तो यहां पर है आपको ऑस्ट्रेलिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया महादेश के उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में, इस एरिया में, समझ गए, इस एरिया में, उत्तरी पूर्वी भाग मतलब इस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया महादेश के उत्तरी पूर्वी भाग में विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, जिसे कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में है। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है क्वींसलैंड प्रांत, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में क्वींसलैंड प्रांत है। क्वींसलैंड प्रांत के ही समानांतर जो है आपको प्रवाल भित्ति द्वीप ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपको देखने को मिलता है। और इसी वजह से इस क्षेत्र में जो सागरीय भाग है उसको कोरल सी भी कहा जाता है। समझिए, कोरल सी यानी कोरल सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरल सागर, समझ गए। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। अब यहां पर देखिए, एक बार बिहार एसआई परीक्षा में यह पूछा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है? उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम। तो प्रश्न का हो जाता उत्तर उत्तर पूरब। बीपीएससी का एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन यह है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ। एक बार बीपीएससी का ही यह भी पूछा हुआ प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ
जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, इसका संबंध कौन महासागर से है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना आपको प्रशांत महासागर में है। कौन महासागर में है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में जो है आपको ग्रेट बैरियर रीफ है। क्लियर है बात? सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है यह चीज आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको ब्रह्मांड में अनेकों आकाश गंगाएं हैं, उसमें एक मिल्की वे है, उसमें एक मिल्की वे है, और उसी आकाश गंगा के अंतर्गत हमारा सौरमंडल आता है, और सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी आते हैं। सौरमंडल का मुखिया माना जाता है सूर्य को। सूर्य की परिक्रमा ग्रह करता है, ग्रह की परिक्रमा उपग्रह करता है। सूर्य की परिक्रमा ग्रह करता है और ग्रह की परिक्रमा उपग्रह करता है। सौरमंडल में 8 ग्रह है, 8 ग्रह में से एक ग्रह पृथ्वी भी है। अगर बात पृथ्वी की करें तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो देखिए, सन है यानी सूर्य है, अर्थ है, पृथ्वी है, मून है यानी चंद्रमा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। एक स्थिति ऐसी होती है जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। तो वैसी स्थिति जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए, जिस कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच सके, तो इसी स्थिति में कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण लग गया है। क्या लग गया है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण लग गया है। और सूर्य ग्रहण की अगर आप बात करेंगे तो सूर्य ग्रहण के समय आपको थोड़ा बहुत अंधेरा का एहसास होगा, और सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का सिर्फ जो बाहरी परत है, सूर्य का जो सिर्फ बाहरी परत है वही जो है आपको मूल तौर पर दिखाई देगा, और उस समय में सूर्य जो है डायमंड रिंग के तरह दिखाई देगा। मतलब डायमंड रिंग मतलब अंगूठी समझते हैं ना जी, तो डायमंड रिंग के तरह जो उस समय आपको सूर्य दिखाई देगा, यही है आपको सूर्य ग्रहण। अब अगर आप समझे हैं तो आप ऑप्शन पढ़िए और बताइए उत्तर क्या होना चाहिए। डी होगा? डी होगा। मलक्का जल संयोजी, मलक्का स्ट्रेट में आने जाने की सुविधा है। यानी मलक्का जल संयोजी जो है हिंद महासागर से चीन सागर तक जाती है, लाल सागर से भूमध्य सागर तक जाती है, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक जाती है, भूमध्य सागर से काला सागर तक जाती है। देखिए
मलक्का, मलक्का, हाँ मलक्का, ठीक है। आइए, स्ट्रेट, जल संयोजी या जल संधि। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट यानी जल संयोजी या जल संधि एक ही बात है, या जल डमरू मध्य, जल संधि कहिए, जल डमरू मध्य कहिए, जल संयोजी कहिए, या अंग्रेजी में स्ट्रेट कहिए, सब एक बात है। जल संधि क्या करता है जानते हैं? जल संधि क्या करता है? जल संधि जो है ना, दो स्थल खंड को अलग करता है और दो बड़े जलीय भाग को आपस में जोड़ता है, दो बड़े जलीय भाग को आपस में जोड़ता है। एक बार फिर से आप इस बात को सुनिएगा और फिर एक एग्जाम्पल भी देंगे, फिर हम लोग अपने प्रश्न पर आएंगे। जल संधि या स्ट्रेट दो स्थल खंड को अलग करता है, दो स्थल खंड को क्या करता है? अलग, और दो बड़े जलीय भाग को आपस में जोड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट। पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट की अगर हम लोग बात करें, यहां पर तो भारत का मानचित्र नहीं लगाया है, भारत के मानचित्र में काफी स्पष्ट है, आगे देखते हैं, लगाया है जी शुरू में, हाँ लगाया, हाँ देखिए यहां पर अगर आप थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां पर मानचित्र पर बल लिखा हुआ है पाक स्टेट, PALKSTRAIT लिखा हुआ है मानचित्र पर। यहां पर यह जो पाक स्टेट है अर्थात पाक जल संधि की अगर हम लोग बात करें तो यह भारत को श्रीलंका से अलग कर रहा है। भारत एक भौगोलिक भाग है, श्रीलंका एक भौगोलिक भाग है, भारत को श्रीलंका से अलग कर रहा है। और दूसरा चीज, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो जलीय भाग है यह है आपको मन्नार की खाड़ी, और इधर जो जलीय भाग है यह है आपको बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो जो पाक जल संधि है, एक तरफ तो पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है, और दूसरे तरफ पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से आपस में जोड़ने का काम करता है, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से आपस में जोड़ने का काम करता है। क्लियर है ये बात? अब स्पष्ट हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं मलक्का जल संधि पर। मलक्का जल संधि, देखिए ध्यान दीजिएगा, मलक्का जल संधि, एक तो मलक्का जल संधि की हम लोग बात करें तो यहां पर एक देश है इंडोनेशिया, इसके ऊपर जाइएगा तो है मलेशिया, और इंडोनेशिया का एक है सुमात्रा द्वीप, एक है सुमात्रा द्वीप, और इधर है आपको इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तर में जाइएगा तो है मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है मलक्का जल संधि, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करता है। और दूसरी बात यह है कि इधर आप आएंगे तो इधर है आपको अंडमान सागर, अंडमान सागर है, और अंडमान सागर इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर का ही एक सागर है, अंडमान सागर, अंडमान सागर। इसके बाद आप मलेशिया और इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में आएंगे तो इधर है आपको ये वाला हिस्सा है दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। तो ये वाला हिस्सा है आपको दक्षिणी चीन सागर, या चीन सागर भी आप इसको कह सकते हैं, दक्षिणी चीन सागर या चीन सागर। तो जो आपको मलक्का जल संधि है जो कि मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है, तथा हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से आपस में जोड़ने का काम करता है। या फिर अगर आप किताब में देखेंगे तो किताब में आपको यह भी मिलेगा, मलक्का जल संधि दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है, और अंडमान सागर हिंद महासागर का ही एक सागर है, हिंद महासागर का ही एक छोटा सा सागर है आपको अंडमान सागर। तो दोनों बात जो है आपको बराबर है। बात समझे? आंसर मिला आपको? क्या होगा उत्तर? क्या होगा? ए होगा। क्लियर है ना? हो
चलिए यहां पर एगो बताते हैं, एगो नया जो कि आप नहीं जानते होंगे, मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए। सिंगापुर जानते हैं हो? सिंगापुर जानते, बहुत विकसित है सिंगापुर, बहुत विकसित है। और सिंगापुर में अनेकों भाषा बोला जाता है, समझ गए? कई दृष्टिकोण से सिंगापुर विकसित है, खैर छोड़िए वो सब बात। मलेशिया, मलेशिया के जब आप नीचे आइएगा ना, मलेशिया के जब आप दक्षिण नीचे आइएगा तो एक छोटा सा देश है सिंगापुर, बहुत छोटा देश है सिंगापुर, यहां पर आपको नजर भी नहीं आएगा सिंगापुर। मलेशिया को सिंगापुर से अलग कौन जल संधि करता है? कौन जल संधि करता है? मलेशिया को सिंगापुर से अलग करता है जोहोर जल संधि। जोहोर जल संधि, जोहोर जल संधि, जोहोर जल संधि मलेशिया को सिंगापुर से अलग करता है। और साथ ही साथ यह जो जोहोर जल संधि है, यह जोहोर जल संधि दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से ही जोड़ता है, दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से आपस में जोड़ने का काम करता है, समझ गए? तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा, आपसे आपके परीक्षा में जल संधि से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और विशेष तौर पर देखिए, ये जो जल संधि है ना, विश्व के भूगोल का टॉपिक है, तो बिहार एसआई में विश्व का भूगोल ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन बीपीएससी में विश्व का भूगोल पूछा जाता है। और जो भी लोग बीपीएससी का परीक्षा देते हैं उनके लिए जल संधि काफी महत्वपूर्ण है। लगभग आप हमेशा देखेंगे एक ना एक जल संधि निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। और यहां से प्रश्न इसलिए बीपीएससी में निश्चित तौर पर देखने को मिलता है, या फिर बिहार पुलिस का परीक्षा देते हैं तो आपको निश्चित तौर पर देखकर जाना चाहिए, क्योंकि जानते हैं यहां से याद नहीं रहता है विद्यार्थी को, जल संधि वाला चीज जो है याद नहीं रहता है विद्यार्थी को, इसी वजह से यहां से प्रश्न पूछा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। पूर्वी समुद्र का स्वामी कहा जाता है श्रीलंका को। डाटा है, याद रख लीजिएगा, श्रीलंका। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी हिंद केसरी, केसर ए हिंद, राय बहादुर, राइट टच, ऑनरेबल। देखिए ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। किन कारणों से दी गई थी? मूल तौर पर दो कारण थे। एक कारण यह था, दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी थे तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। एक कारण यह था जिस वजह से महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। दूसरा कारण यह था कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 9 जनवरी 1915 को, तो उस समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। गांधी जी ने भारत के युवाओं से आग्रह किया कि भारत के युवा ब्रिटिश सेना में शामिल होकर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशों का साथ दे। यही कारण है कि गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया है। यह भी एक कारण था जिस वजह से गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई, केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लेकिन जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किए, तो उस समय जब तक वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जब तक भारत के वायसराय रहे तब तक असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों की आवाज को नहीं दबाया गया। लेकिन 1921 में चेम्सफोर्ड के स्थान पर जब वायसराय बनकर रीडिंग आया 1921 में, तो रीडिंग जो है असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों के साथ बुरा बर्ताव करने लगा। लॉर्ड रीडिंग 1921 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर आया और वो असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों के साथ बुरा बर्ताव करने लगा।
ताकि असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी उग्र होकर हिंसा कर दे, और अगर आंदोलनकारी हिंसा करता है तो फिर आंदोलन को दबाने में आसानी होगा अंग्रेजों को। तो इसी वजह से रीडिंग उग्र करने लगा आंदोलनकारियों को। दूसरा चीज, रीडिंग काफी कठोरतापूर्वक आंदोलनकारियों के आवाज को दबाने का प्रयास करने लगा। इन बातों से गांधी जी काफी आहत हुए और फिर गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई केसरे हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया। समझ गए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केसरे हिंद। और देखिए लुसेंट पढ़िएगा ना, तो लुसेंट देता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी केसरे हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया। लेकिन आप आधुनिक भारतीय इतिहास का जितना भी ऑथेंटिक बुक है, जैसे कि शेखर बंदोपाध्याय का बुक है, जैसे कि स्पेक्ट्रम का बुक है, जैसे कि बिपिन चंद्रा का बुक है, ये सब बुक पढ़िएगा तो ये सब बुक स्पष्ट तौर पर यह बात लिखता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान तब केसरे हिंद की उपाधि को वापस लौटाया जब आंदोलनकारियों का दमन किया जाने लगा था लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। समझ गए? तो काट लीजिएगा लुसेंट में वो वाला पॉइंट। समझ गए? चलिए, जानते हैं एक बार जो है, देखिए लुसेंट हम ये नहीं कह रहे हैं खराब किताब है, नहीं, लुसेंट अच्छी पुस्तक है। एक बार जो है हम यानी प्रयास किए थे लुसेंट में गलती खोजने का, ठीक है, और जानते हैं कब? जब हम अपना पब्लिकेशन में बुक लिखने लगे ना, तब प्रयास किए थे। तो जो है पॉलिटी से शुरू किए थे। तो ये बात हम बता रहे हैं आपको 2019 का, उसके बाद फिर छोड़ दिए, समझे? तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आधार बनाए थे 2-3 बुक को, एगो सुभाष चंद्रा, डीडी बसु, इसके बाद जो है आपको एम लक्ष्मीकांत, ये सब बुक को आधार बनाए थे। तो डाटा डिफर जो है ना, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के आपको मौलिक अधिकार तक हम देखे थे। 55 गो गलती हमको निकला था लुसेंट में, 55 गो गलती निकला था। यानी पहला चैप्टर संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के मौलिक अधिकार तक, और ये सब जितना भी हम बुक का नाम लिए हैं, सुभाष चंद्रा, डीडी बसु, एम लक्ष्मीकांत, ये सब ऑथेंटिक बुक माना जाता है। पॉलिटी में ज्यादा ऑथेंटिसिटी इन बुकों का है। समझ गए? तो वहां के डाटा में और लुसेंट के डाटा में जो है थोड़ा डिफरेंस हमको मिला था। लेकिन जो है आपको विद्यार्थी का क्या है, जहां तक विद्यार्थी का है कि विद्यार्थी जो है लुसेंट के डाटा को जो है ज्यादा तरजीह देता है। तो कभी कभी जो है हम जानते हैं कि फलना डाटा गलत है, लेकिन लुसेंट फलना दिया हुआ, हम भी मार के आगे बढ़ जाते हैं। समझ गए? और नहीं तो आपसे कौन भी बात करेगा। समझ गए? क्योंकि आप तो लुसेंट के डाटा को मानिएगा। तो कभी काल हम ऐसा करते हैं, समझे? ऐसे सामान्य तौर पर जो सही डाटा होता है वही हम आपको बताते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो किताब खराब है, नहीं, हम स्वयं भी उस किताब को पढ़े हैं और अभी भी पढ़ते हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखिए कोई टीचर ऐसे फ्रेंकली नहीं बोलेगा, सब सीधे तौर पर विरोध करेगा। हम अभी भी पढ़ते हैं, समझ गए? जरूरत पड़ने पर अभी भी उसके डाटा को हम देखते हैं, और हम अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़े हैं लुसेंट। समझ गए? तो अच्छी किताब है, कलेक्शन शानदार है। डाटा एरर है, डाटा एरर तो हमसे भी हो जाता है, हमसे भी होता है। एक आध गो क्वेश्चन में जो है बी का ए हो जाता है, ए का बी हो जाता है। जैसे हम ही किताब छापते हैं तो एक आध गो में एरर रह जाता है, कितनों प्रयास कीजिएगा ना रह जाता है। समझे? अच्छी किताब है, लेकिन उसको थोड़ा सतर्कता से पढ़ने की जरूरत है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आगे आइए। 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? कौन दिया था? चित्तरंजन दास। आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, CR दास, यानी आंसर ए हो जाएगा। देखिए समझिएगा चीजों को। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हो गया, चौरी चौरा कांड के वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया।
चोरी चोरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। जब चोरी चोरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया तो इसका विरोध चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सभी नेताओं ने इसका विरोध किया, सभी लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन फिर भी गांधी जी थे। गांधी जी बंद कर दिए तो कर दिए। अब देखिए, असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद कांग्रेस में असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद कांग्रेस में दो विचारधारा में लोग फिर से बट गए। कांग्रेस के एक वर्ग का मानना था, वर्ष 1923 में जो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव में पार्टिसिपेट करके सिस्टम के भीतर घुसकर सिस्टम का विरोध करेंगे। वही कांग्रेस के दूसरे विचारधारा के नेताओं का मानना था कि जैसे बाहर रहकर अभी तक हम अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हुए आए हैं, वैसे ही बाहर रह करके ही आगे भी हम विरोध करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इसको संक्षेप में अगर हम कहना चाहे तो असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद कांग्रेस दो वर्गों में बट गया। एक वर्ग का मानना था 1923 के विधानसभा के चुनाव में भाग लेंगे, और एक वर्ग का मानना था कि चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो जिन वर्गों का मानना था कि 1923 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में भाग लेंगे, उसे कहा गया परिवर्तनवादी, और जिनका मानना था कि चुनाव में भाग नहीं लेंगे, वे कहलाया अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादियों में विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास का नाम आता है, और ये लोग परिवर्तनवादी थे। ये लोग चाहते थे चुनाव में भाग लेकर के विधानसभा का सदस्य बनकर के सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। अब दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ बिहार के गया में। अध्यक्षता किया चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए यह प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस 1923 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में भाग लेगा, और इस प्रस्ताव को अध्यक्ष रहते हुए चित्तरंजन दास पारित नहीं करवा सका। अध्यक्ष रहते हुए चित्तरंजन दास पारित नहीं करवा सका, और जब अध्यक्ष रहते हुए चित्तरंजन दास पारित नहीं करवा सका तो चित्तरंजन दास को लगा किस बात का अध्यक्ष, जब हम प्रस्ताव ही पारित नहीं करवा सके। तो इस वजह से चित्तरंजन दास कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, और फिर चित्तरंजन दास ने जनवरी 1923 में इलाहाबाद यानी वर्तमान के प्रयागराज में स्वराज पार्टी की स्थापना किया, और स्वराज पार्टी का उद्देश्य था 1923 के विधानसभा चुनाव में भाग लेना, और स्वराज पार्टी ने 1923 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में भाग लेने का काम किया। 1923 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में स्वराज पार्टी ने भाग लेने का काम किया, और 101 केंद्रीय विधानसभा सीटों में से 42 सीट जो है स्वराज पार्टी को प्राप्त हुआ। यह बात है। अब यहां पर एक बात जानिए आप, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, एक बात तो पूछा जा चुका है, लेकिन एक और प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है, किस अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई है, और किस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई है। तो देखिए, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुई है, और भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई है, और भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन 1920 में हुआ है। कब हुआ है? 1920 में। और वहीं से प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, और वहीं से जो है आम जनता थोड़ा बहुत मात्रा में पार्टिसिपेट करना काम किया। और 1920 में जो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, उसमें अगर आप देखेंगे
तो जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब बड़े बड़े जमींदार थे, जो राजा महाराजा था, जो शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, वे सब जो है आपको मतदान किए थे। अब आज के डेट में तो हर कोई मतदान करता है जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया है। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में, लाठीचार्ज में जा रहे हैं। मत जाइए ना, रुक जाइए, आ रहे हैं, फिर आइएगा ना। है शांत रहिए। चलिए सुनिए, देखिए साइमन कमीशन आयोग, साइमन कमीशन आयोग का गठन लंदन में, साइमन कमीशन आयोग का गठन लंदन में 8 नवंबर 1927 को हुआ। साइमन कमीशन आयोग का गठन जो लंदन में 8 नवंबर 1927 को हुआ, उस आयोग के कई काम थे, उस आयोग के कई काम थे, साइमन कमीशन आयोग के कई काम थे। उसमें साइमन कमीशन आयोग का एक काम था भारत के भावी संविधान के निर्माण हेतु संविधान का प्रारूप तैयार करना। भारत के भावी संविधान के निर्माण हेतु संविधान का प्रारूप तैयार करना साइमन कमीशन आयोग का काम था। साइमन कमीशन आयोग के कामों में एक काम यह भी था, एक काम यह भी था। तो भारत के भावी संविधान के निर्माण हेतु साइमन कमीशन आयोग प्रारूप तैयार करता, लेकिन उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन ने यह सुझाव दिया था कि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया जाए। तो साइमन कमीशन आयोग में जो एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसी वजह से साइमन कमीशन आयोग को लेकर कांग्रेस का स्टैंड यह था कि कांग्रेस साइमन कमीशन आयोग का विरोध करेगा, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। और फिर कांग्रेस साइमन कमीशन आयोग के विरोध करने को लेकर 1927 के मद्रास अधिवेशन में प्रस्ताव भी पारित कर लिया। लेकिन इसके बावजूद साइमन कमीशन आयोग का 3 फरवरी 1928 को भारत आगमन हुआ और फिर साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध किया जाने लगा। साइमन कमीशन आयोग के विरोध का सबसे प्रमुख केंद्र बना लाहौर, और लाहौर में साइमन कमीशन आयोग के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिस वजह से लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। और फिर 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया और लाला लाजपत राय ने अपने निधन से पहले एक नारा दिया, मेरे सिर पर लाठी का किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत का कील साबित होगा। और साइमन गो बैक का भी नारा लाला लाजपत राय के द्वारा ही जो है आपको लगाया गया था। तो उसी में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। और लाला लाजपत राय का जन्मभूमि और कर्मभूमि की अगर हम लोग बात करें तो लाला लाजपत राय का जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है पंजाब, और उनका जीवन काल है 1865 से 1928। 1865 में उनका जन्म हुआ था, 1928 में उनका निधन हुआ। निम्न में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी है? तो इसमें आप जान लीजिए कब क्या हुआ है, आपको पता चल जाएगा। दांडी मार्च दांडी मार्च की शुरुआत हुई है 12 मार्च 1930। देखिए, जानते हैं दांडी मार्च की शुरुआत क्यों हुई है? एक तो समुद्र के पानी से नमक बनता था और उस नमक के ऊपर भी भारतीयों से कर लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो भारतीयों से अंग्रेजों के द्वारा जो नमक के ऊपर कर लिया जाता था, उस नमक कर को समाप्त करने के उद्देश्य से ही महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी से साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की गई।
और दांडी मार्च की शुरुआत से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई मानी जाती है। तो दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 से किया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत हुई है 9 अगस्त 1942। देखिए, क्रिप्स मिशन योजना की असफलता के वजह से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से हुई है। साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ और साइमन कमीशन आयोग सबसे पहले मुंबई पहुंचा था। कहां पहुंचा था? मुंबई। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब सबसे पहले कौन घटना घटित हुई है आप निकाल सकते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? सी होगा ना जी, सी। नेक्स्ट, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? देखिए, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1947 में। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, और क्लीमेंट एटली की अगर हम लोग बात करें तो क्लीमेंट एटली 1945 से 1950 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं और इनका संबंध लेबर पार्टी से था, अर्थात मजदूर दल से था। इनका संबंध था आपको लेबर पार्टी से अर्थात मजदूर दल से। तो क्लीमेंट एटली ही आजादी के समय, क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1945 से 50, इसी बीच में 47 आता है और इसी में भारत को स्वतंत्रता मिली है और इनका संबंध लेबर पार्टी से रहा है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लेबर पार्टी। आगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? देखिए, मुख्यमंत्री का दायित्व अर्थात मुख्यमंत्री का काम, मुख्यमंत्री का काम क्या है जानते हैं? मुख्यमंत्री का काम क्या है? अरे बहुत काम है मुख्यमंत्री का महाराज। 40 के जगह 4000 सीट दिलवाना, तो ठीक है मुख्यमंत्री। अब संवैधानिक तौर पर जानिए मुख्यमंत्री का काम। संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री का काम यह है कि संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री का काम यह है कि राज्य के मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय से राज्यपाल को अवगत कराना है। राज्य का एगो मंत्रिपरिषद होता है ना, अनुच्छेद 163 को पढ़िए ना। अनुच्छेद 163 यह कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसे राज्य मंत्री परिषद कहा जाएगा और राज्य मंत्री परिषद का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। संवैधानिक तौर पर राज्य मंत्री परिषद जो निर्णय लेता है उस निर्णय से राज्यपाल को अवगत करवाना मुख्यमंत्री का काम होता है। राज्यपाल को अवगत करवाना मुख्यमंत्री का काम होता है और मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा काम यही होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 को पढ़िए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को बतलाता है और अनुच्छेद 167 भी यही कहता है कि राज्य मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय से राज्यपाल को अवगत करवाएगा मुख्यमंत्री, अर्थात मुख्यमंत्री राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच में एक योजक कड़ी के रूप में काम करता है। आंसर होगा डी। 165 में क्या है हो? राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। 164 में क्या है?
मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इस बात का जिक्र है अनुच्छेद 164 में। आगे है संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है। देखिए, मूल संविधान की अगर आप बात करेंगे तो मूल संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है जानते हैं? अनुच्छेद 153 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 153 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन संविधान लागू होने के लगभग 6 वर्ष बाद भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक संशोधन किया गया और उस संशोधन के जरिए ही यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और एक बात और आप जानिए, मूल संविधान में अनुच्छेद 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा और 7वां संविधान संशोधन 1956 में ही यह कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है। और देखिए, कुछ संविधान संशोधन आधारभूत संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल होते हैं, जैसे 7वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। ये सभी संविधान संशोधन आधारभूत संविधान संशोधन के अंतर्गत आते हैं, मतलब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के अंतर्गत आते हैं। मतलब यह संविधान संशोधन भारत के संविधान को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है। समझ गए? तो 7वां संविधान संशोधन में ही यह बात कहा गया है। ऐसे भारत का संविधान लागू 1950 में हुआ और 1951 ईस्वी से ही संविधान में संशोधन होना शुरू हो गया। संविधान में संशोधन होना शुरू हो गया। समझ गए? आंसर हो जाएगा 7वां। राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? राज्य विधान परिषद के विषय में क्या सही है? देखिए, एक तो राज्य विधान परिषद के विषय में अगर आपको विस्तार पूर्वक जानना है तो आपको अनुच्छेद 171 को पढ़ना होगा। अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 राज्य विधान परिषद के संरचना के विषय में बतलाता है। और अनुच्छेद 171 यह कहता है किसी राज्य के राज्य विधान परिषद में कम से कम 40 और अधिक से अधिक संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होगा। और जो राज्य विधान परिषद होता है, राज्य विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। और राज्य विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है। इसी वजह से राज्य विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है। इसी वजह से राज्य विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। 6 वर्षों का राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को आम जनता नहीं चुनती है, बल्कि राज्य विधान परिषद के कुछ सदस्यों को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। जैसे बिहार विधान परिषद में 75 गो सीट है, 75 का 1/3 यानी 25।
25 गो को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात 25 गो को बिहार विधानसभा का जो विधायक है वो चुनने का काम करेगा। तो 1/3 सदस्य को राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, फिर से 1/3 सदस्य को स्थानीय निकाय के चुने हुए पदाधिकारी चुनते हैं, 1/6 भाग सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है और 1/12 भाग सदस्यों को शिक्षकों के द्वारा और 1/12 भाग सदस्यों को वैसे छात्र जिसका ग्रेजुएशन हुए बीबी गिरी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। इसी वजह से बीबी गिरी अपने पद से त्यागपत्र दे दिए। बीबी गिरी मूल तौर पर थे उपराष्ट्रपति। बीबी गिरी मूल तौर पर क्या थे? उपराष्ट्रपति। वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे थे। तो बीबी गिरी जिस पद से त्यागपत्र दिया था वह पद था उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पद से बीबी गिरी त्यागपत्र दे दिया। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि राष्ट्रपति तो मर गया था, तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को ही, तो उस समय तो राष्ट्रपति था ही नहीं, तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे दिया होगा? तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के टेबल पर रख देता है और यह मान लिया जाता है कि वह स्वीकृत हो गया। तो बीबी गिरी जो है उपराष्ट्रपति थे मूल तौर पर, वे उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए। तो राष्ट्रपति तो पहले गुजर चुके थे, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिए, दोनों पद खाली हो गया। और जब दोनों पद खाली हो गया तत्पश्चात जो है आपको उस समय भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जिन्होंने लगभग 1 माह तक देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया और फिर जो है चुनाव हुआ और बीबी गिरी चुन लिए गए राष्ट्रपति और फिर बीबी गिरी जो है भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। किस वायसराय ने भारत को राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया एवं कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था की संज्ञा दिया? भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन। भारत के सबसे अलोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ही भारत को राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया, भारत को राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया और कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था कहा लॉर्ड कर्जन। इनका शासनकाल है 1899 से 1905 और इनके अलोकप्रियता का जो कारण है, इनके अलोकप्रियता का कारण था बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन किया जाना इनके अलोकप्रियता का जो है आपको कारण रहा है। और लॉर्ड कर्जन कांग्रेस को लेकर के यह भी कहा है, कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है और हमारी इच्छा है कि हम कांग्रेस की मृत्यु में उसका साथ दे सके, कांग्रेस की मृत्यु में उसका साथ दे सके। समझ गए? लॉर्ड रिपन है सबसे लोकप्रिय वायसराय 1880 से 1884। डफरीन है, इसके समय कांग्रेस की स्थापना हुई है और कांग्रेस को इन्होंने अल्प जनसंख्या या सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन कहा है। लॉर्ड इरविन है 1926 से 1931। इन्हीं के समय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। चलिए, स्वदेशी आंदोलन के मंद होने के बाद बंगाल में स्थापित क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन कौन था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन के मंद पड़ने के बाद 1907 ईस्वी में, देखिए स्वदेशी आंदोलन आप सब लोग जानते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के खिलाफ 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन चलने लगे। 1907 तक स्वदेशी आंदोलन काफी जोर शोर से चला। 1907 ईस्वी आते आते स्वदेशी आंदोलन की गति मंद पड़ गई। 1907 ईस्वी आते आते स्वदेशी आंदोलन की गति जो है आपको मंद पड़ गई और इसके बाद जब स्वदेशी आंदोलन की गति मंद पड़ गई तो इसके बाद जो है आपको बंगाल में स्थापित होने वाली प्रथम महत्वपूर्ण गुप्त संगठन मानी जाती है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति, देखिए यहां पर गौर से सुनिए, थोड़ा सुनिए, समझिए आप लोग। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसका स्थापना 1902 में ही हो गया था।
1902 में बंगाल प्रेसिडेंसी में यह स्थापित हुआ था, 1904 में ढाका में स्थापित हुआ, लेकिन यह सब अनुशीलन समिति का कोई खास महत्व नहीं था। परंतु 1907 में जब कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई, वो अनुशीलन समिति जो है काफी शक्तिशाली रूप में उभर करके सामने आई और स्वदेशी आंदोलन के मंद पड़ जाने के बाद जितनी भी बंगाल में क्रांतिकारी संगठन की उत्पत्ति हुई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली संगठन अनुशीलन समिति मानी जाती है, जो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रश्न का उत्तर होगा अनुशीलन समिति। और इस समिति की शाखाएं देश के अलग अलग शहरों में खोली गई और इस समिति का लक्ष्य था खून का बदला खून। निम्नलिखित में से किस आपात स्थिति की उद्घोषणा राष्ट्रपति बिना किसी सलाह के भी कर सकता है? देखिए, एक बात जानिए आप, आपात क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है ना? हो कौन कौन? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। कोई भी आपात राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल के सलाह एवं सहयोग के लागू नहीं कर सकता है। अगर बात राष्ट्रीय आपात की करें, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करते हैं। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश। बढ़िया से बैठिए, मुंह पर हाथ दे करके बैठल है, बढ़िया से बैठिए, हल्ला काहे करते हैं? और इसे करके बैठल है हीरो। हाँ, कहा माथा चक्कर आने लगा? लड़का को भी चक्कर आता है। जो बीमारी लड़का को नहीं होना चाहिए, सब बीमारी होने लगा है। उसको बैठाइए, उसको बैठाइए सीढ़ी पे, पानी और पिलाइए उसको, पानी पिलाइए उसको। है, शांत रहिए, शांत रहिए। चलिए सुनिए, देखिए, आपात 3 प्रकार का, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत मंत्रिमंडल के सलाह से करते हैं। और तीसरा, वित्तीय आपात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत मंत्रिमंडल के सलाह से करते हैं। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर। तो एगो तो लिखित सिफारिश है और दूगो सलाह है। तो कोई भी आपात हो, बिना सलाह के राष्ट्रपति लागू नहीं कर सकते। अब लिखित सिफारिश दे रहा, वो भी तो एक प्रकार का सलाह है ना हुआ जी। लिखित सिफारिश कर रहा, वो भी एक प्रकार का सलाह, वो तो और एक प्रकार से कहिए तो पूर्ण सलाह है, पूर्ण मान्यता है। समझ गए? तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा ना जी, होगा। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय कौन सी प्रलेख जारी नहीं करते हैं? देखिए, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार का रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण,
और अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा की अगर हम लोग बात करें तो पांचवा आपको अधिकार परीक्षा लेख। वही निषेधाज्ञा की अगर हम लोग बात करें तो ये संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी नहीं करता है। भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का, उनके उत्पादन का सही अवरोही क्रम क्या है? मतलब ये भारत के प्रमुख खाद्यान्न है, इसमें सबसे ज्यादा कौन उगाया जाता है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? देखिए, भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल है और भारत के 50% से अधिक भूभाग पर चावल का उत्पादन होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। चावल के बाद दूसरा सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गेहूं का, और उसके बाद फिर मोटा अनाज, और उसके बाद फिर आपको दाल। देखिए, मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब आ जाता है, ये सब आ जाता है। समझ गए? तो आंसर होगा इसका अवरोही क्रम में पूछ रहा, घटते क्रम में चावल, गेहूं, मोटा अनाज और दाल। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। देखिए, नेपाल, नेपाल के साथ भारत सीमा बनाती है और नेपाल के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा बनाती है। उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4, सिक्किम 5। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाइएगा तो नेपाल के साथ सीमा बनाती है बिहार और सिक्किम, बिहार और सिक्किम। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला, केवल राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। देखिए, लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते थे, आंग्ल भारतीय समुदाय के नहीं होते थे। जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे, जिसको मनोनीत राष्ट्रपति करते थे, अनुच्छेद 331 के तहत। समझ गए? और देखिए, यहां पर आंग्ल भारतीय समुदाय शब्द का प्रयोग हमने किया है। आंग्ल भारतीय किसे कहा जाता है? आंग्ल भारतीय उन्हें कहा जाता है जिनके पिता यूरोपीय और माता भारतीय। वैसे लोग जिनके पिता यूरोपीय मूल के थे और माता भारतीय मूल की थी, उस समुदाय के लोगों को ही भारत में कहा गया आंग्ल भारतीय। तृणमूल कांग्रेस का एक सांसद है डेरेक ओब्रायन, आंग्ल भारतीय है। हीरोइन लारा दत्ता आंग्ल भारतीय है। समझ गए? तो आंग्ल भारतीय भी भारत के नागरिक हैं। तो आंग्ल भारतीयों का लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व हो, इसको लेकर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में यह कहा गया कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करेंगे। लेकिन 2026 के बाद यह समाप्त होने जा रहा है। 2026 के बाद जो है यह व्यवस्था समाप्त होने जा रहा है। संविधान में संशोधन हो गया है, अब यह व्यवस्था समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने एक आंकड़ा निकलवाया। भारत सरकार को पता चला कि अब आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की संख्या बहुत कम है, बहुत निम्न है। समझ गए? तो इसी वजह से इसको खत्म कर दिया गया है। तो लोकसभा में भी 2 आंग्ल भारतीय होंगे 2026 तक संभवतः, और राज्यसभा में तो 12 मनोनीत सदस्य होते ही हैं। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में मनोनीत सदस्य होते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि केवल राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। गलत है या सही? 2026 तक की स्थिति को मान करके चलेंगे तो उस अनुसार ये गलत ना है जी, गलत है।
क्या हो रहा है? चलिए आगे आइए, हल्ला काहे करते? राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है? नहीं। लोकसभा में ना हो, लोकसभा में यह प्रावधान है, राज्यसभा नहीं बल्कि लोकसभा। किसी मनोनीत सदस्य की मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। हां, नहीं है संवैधानिक वर्जना। कोई मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकता है, संविधान इसको लेकर के नहीं कहता है कि नहीं बनना चाहिए, सही है ये। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता, नहीं, गलत है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं देता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देता है। आंसर हो जाएगा सी। (1756) ईस्वी में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक था? देखिए, अंग्रेज की अगर आप बात करेंगे तो अंग्रेज औरंगजेब के निधन होने के बाद से ही अपना नजर बंगाल प्रेसिडेंसी पर गड़ाया हुआ था, क्योंकि उस समय सबसे समृद्ध प्रांत था बंगाल। लेकिन औरंगजेब के निधन होने के बाद बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बन गया। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया। मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब बने। मुर्शिद कुली खां के बाद उनके दामाद, फिर उसका बेटा बंगाल का नवाब बना, और 1740 में जाकर के बंगाल का नवाब बना अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक बंगाल के नवाब बने रहे। अलीवर्दी खां बड़ी योग्य व्यक्ति था। अलीवर्दी खां के समय में ही अंग्रेज कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया। तो अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कहा कि आप व्यापारी हैं, आप कलकत्ता का किलाबंदी क्यों कीजिएगा? आपको किस बात का डर है? अगर आपको किसी बात का डर है तो हम हैं आपकी सुरक्षा के लिए। और अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने से मना कर दिया। अलीवर्दी खां के बाद अलीवर्दी खां का 1756 में निधन हो गया। अलीवर्दी खां के 1756 में निधन होने के बाद अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी बना उसका नाती सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब 1756 में बंगाल के नवाब बने तो सिराजुद्दौला के समय फिर से अंग्रेज कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू कर दिया। और जब सिराजुद्दौला के समय फिर से अंग्रेज कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू कर दिया और रुकने को तैयार नहीं हुआ, इसी वजह से नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर चढ़ाई किया और अंग्रेजों को कलकत्ता से बाहर कर दिया। और सिराजुद्दौला अपने कलकत्ता के इसी अभियान के क्रम में 20 जून 1756 को एक छोटे से काल कोठरी में कलकत्ता में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। जब अगली सुबह खोला गया तो उसमें मात्र 23 अंग्रेज जीवित बचे। यही घटना इतिहास में ब्लैक हॉल त्रासदी कहलाता है और यही ब्लैक हॉल त्रासदी प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण बना। और फिर प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ और प्लासी के युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। उस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और उसी युद्ध से अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना की और प्रत्यक्ष तौर पर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कुछ समझे हैं? समझे हैं तो आंसर बताइए क्या होगा? डी होगा। क्लियर है ना? कौन सा युग्म सही है? हौज खास फिरोज शाह तुगलक? नहीं। हौज, हौज का मतलब क्या होता है जानते हैं? पानी की टंकी। खास, खास का मतलब होता है शाही। ये हौज खास का मतलब होता है शाही टंकी। हौज खास का मतलब क्या होता है? शाही टंकी। और हौज खास दिल्ली में है। दिल्ली के सीरी नगर के लोगों को स्वच्छ पानी पहुंचाने के उद्देश्य से सुल्तान
अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास का निर्माण किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास का निर्माण किया। तो हौज खास का निर्माण फिरोज शाह तुगलक नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने रखी, इसके निर्माण कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। सीरी फोर्ट, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, हां दिल्ली में सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। फिरोज शाह कोटला दुर्ग इल्तुतमिश नहीं, फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली में ना जी, दिल्ली में करवाया था, दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला दुर्ग। और उसका नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। और ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ना, इसका कंसेप्ट अरुण जेटली लाए थे। बहुत बड़े वकील थे अरुण जेटली, समझे। मोदी जी अगर अपने पहले कैबिनेट में किसी से सबसे ज्यादा डरते थे तो वो अरुण जेटली, क्योंकि वो वकील थे, इसी वजह से मोदी जी डरते थे, समझ गए। वकील तो बढ़िया बढ़िया वकील तो डीएमएसपी को अपने चैम्बर तक में आने नहीं देता है, समझे। वकील और न्यायाधीश में बड़ी पावर होता है। देखते ना है, अब तो कुछ कुछ वीडियो भी वायरल होता है कोर्ट रूम का, न्यायाधीश कैसे एसपीडीएम को लताड़ता है, जी सर, यस सर, नो सर, समझे। देखिए भारत का जो शासन प्रणाली बड़ी शानदार है, सबके ऊपर कोई ना कोई है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम एकदम पूरा आजाद हैं, कोई नहीं कह सकता है, समझे। मगध के निम्न शासकों का सही कालक्रम है। देखिए एक बात बताइए, मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हर्यक वंश, हर्यक वंश ना जी, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश ना, और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ना, नंद वंश, और फिर मौर्य वंश, फिर शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, वर्धन। ये क्रम है ना हो, इतना में ही काम चल जाएगा। हर्यक वंश, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और हर्यक वंश के अंतिम शासक हुए उदाइन। उदाइन नहीं, उदाइन का पुत्र नागदशक, नागदशक, नागदशक की हत्या कर दिया शिशुनाग ने और शिशुनाग वंश के शासन की स्थापना किया और शिशुनाग का उत्तराधिकारी बना कालासो। और फिर जब शिशुनाग वंश के शासन की स्थापना हुई तो नंद वंश के शासन, क्या हुआ, बेहोश हो गई, हाय तोरी, क्या हुआ, नहीं उठ रही है। अरे उसको देखिए, है बैठिए आप लोग, है उसको देखिए देखिए देखिए, पानी मारिए ना, अरे मुंह नाक बंद कीजिए, पानी मारिए ना, है बैठिए आप लोग, है बैठिए, देखिए ना, पानी मारिए ना जी। अरे उसको है लड़की है, उसको पकड़ के ले जाइए तो बाहर, देखिए वो तो उठ गई, बताइए, पानी मारिए ना, पानी मारिए, अरे भिगा दीजिए, पानी मारिए, मुंह पे मारिए पानी, मुंह पे पानी मारिए, और अरे और पानी मारिए ना मुंह पे, उसको बाहर निकालिए अब। हाँ पकड़ के, दूगो लड़की पकड़ के उसको बाहर निकालिए तो, है बैठिए ना आप लोग, है महाराज, है तो क्या कर रहे हैं बताइए, पकड़िए पकड़िए उसको, आराम से पकड़िए, दूगो एगो और लड़की कोई पकड़ लीजिए ना जी, सब बोतले सब है जी, बाहर ले जाइए उसको, पंखा के पास ले जाइए और देखिए इलाज करवाइए उसका, ग्लूकोज और चढ़ाइए इसको। अरे सबसे पहले डॉक्टर के पास ग्लूकोचिन लगाता है, ठीक है, अभी भी जाएगी तो इसको सबसे पहले ग्लूकोचिन लगाया जाएगा। है डायबिटीज पेशेंट जो है उसको जो है साफी का अथी चढ़ाएगा, साफी समझते हैं, हाँ देखिए कितना लड़की है, क्लास में जो है कम से कम 300 से 400 लड़की होगी, लेकिन उसको पकड़ करके सिर्फ एगो लड़की ले गई है, और उसको भी हम बोले हैं तब वो ले गई है। देख लीजिए कितना स्वार्थी है ये सब, समझे।
यानी कोई लड़की उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। क्या? वो साथ वाली थी, उसको तो हम भेजे हैं, साथ वाले। अच्छा, चलिए, गर्मी का मौसम है, थोड़ा खाइए पीजिए, ग्लूकोज और लीजिए। आगे आइए। सबसे पहले हर्यक वंश का शासन, फिर शिशुनाग वंश का और फिर नंद वंश का। हर्यक वंश के शासक थे उदाइन, शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग और शिशुनाग वंश के ही शासक कालाशोक, और नंद वंश के शासक हुए घनानंद। यहां पर आप 4 कर लीजिएगा, अगर आइएगा तो 1, 4, 2 और 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड बेबेल के समय 1945 में शिमला समझौता हुआ। हां, सही है। देखिए, लॉर्ड बेबेल भारत के वायसराय पद पर 1944 से 1947 तक रहे हैं। लॉर्ड वेवेल ने जो प्रस्ताव दिया था, वेवेल प्रस्ताव पर ही विचार विमर्श करने के लिए 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 के बीच शिमला में एक सम्मेलन हुआ, जिसे शिमला सम्मेलन या शिमला समझौता कहा जाता है। सही है ये। लॉर्ड लिन लिथगो के कार्यकाल में 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। हां, सही है। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में हिस्सा लिया था। हां, लॉर्ड वेलिंगटन कांग्रेस के 1915 के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था, जिस बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया। और यही लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक भारत के वायसराय के पद पर भी रहे हैं। आंसर हो जाएगा कौन सा? सत्य, डी। 1, 2 और 3। पूना पैक्ट का परिणाम था कि दलित लोगों के लिए सीट सुरक्षित रखी गई, जबकि सामान्य चुनाव की सीटें घटाई गई। सामान्य वर्ग के लोगों का सीट जो है घटा करके दलितों के लिए आरक्षित कर दिया गया। और पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य शामिल किया गया। हां, देखिए, सरदार सोन सिंह कमेटी के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। बाद में 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य जो है सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों के ऊपर जो है आपको लागू होता है। संविधान का आदर करना, देश की संपत्ति की रक्षा करना, देश में विज्ञानवाद को बढ़ावा देना, बंधुत्व को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना, यही सब जो है आपको मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। आप देखिएगा तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा सी। आया था 2001 में ही, पारित हुआ 2002 में। ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या अधिक से अधिक 450 हो सकती है? नहीं। देखिए, अनुच्छेद 170 यह कहता है विधानसभा में कम से कम 40 और अधिक से अधिक 500। कम से कम 40 और अधिक से अधिक 500, 450 नहीं बल्कि 500। यही गलत है। ओ सॉरी, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। सॉरी, विधानसभा है, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। सॉरी, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। गलत है ये, यही गलत है। यही आंसर होगा 29 से। बाद बाकी सब सही है। कौन ऑप्शन देखे? एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट,
और उसके बाद सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है 294, उसके बाद महाराष्ट्र में है 288। समझ गए? तो ठीक है, ठीक तो है वो, ठीक है। उत्तर प्रदेश 403 और दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल 294, ठीक है। बाद बाकी सब सही है। किसे भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है? नेल्लौर। नेल्लौर। झींगा क्या है जानते हैं? मछली का नाम है, झींगा मछली का नाम है। तो जो आपको आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला है, झींगा मछली का व्यापक स्तर पर उत्पादन करता है। इसी वजह से आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला को जो है झींगा मछली का राजधानी नगर कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा नेल्लौर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसे जोड़ता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से, गुजरात के पोरबंदर से आपस में जोड़ता है। वही जो है आपको उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आपस में जोड़ता है। तो उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आपस में जोड़ता है, और पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से आपस में जोड़ता है। और उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर और पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में काटता है। और जो आपको पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर है इसी को कहा जाता है NH27, और जो उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर है इसी को कहा जाता है NH44। NH44 राहुल गांधी जो अपना भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के मार्ग के जरिए किया, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के मार्ग के इर्द गिर्द ही किया है। समझ गए? आंसर हो जाएगा पोरबंदर को सिलचर से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजस्थान में रणथंभौर है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, सही है। केरल में पेरियार है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है, सही है। असम में मानस है, सिंह के लिए प्रसिद्ध है, नहीं, एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर गुजरात में है, यह गेंडा नहीं बल्कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर चुनिए। कौन सा सही है जी? 1 और 2। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रधान है? भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक और नाम मात्र का प्रधान है। संवैधानिक और नाम मात्र का प्रधान है। संविधान में सभी काम राष्ट्रपति के नाम से है, इसलिए उसे संवैधानिक प्रधान हम लोग कह रहे हैं। भले ही संविधान में काम का जिक्र राष्ट्रपति के नाम से हो, लेकिन वास्तविक तौर पर काम तो करता प्रधानमंत्री है ना जी। तो संवैधानिक और नाम मात्र का प्रधान है। किन 2 स्थानों से हड़प्पा वासियों का चिकित्सा के प्रति विश्वास और खोपड़ी की राज्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगा। गुजरात के लोथल और राजस्थान के कालीबंगा से जो है ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि चिकित्सा में जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना विश्वास जतलाते थे। कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? अलबरूनी ने तहकीक हिंद लिखा है, सही है। फिरदौसी शाहनामा, सही है। उतबी तारीख फिरोज शाही, नहीं। तारीख फिरोज शाही लिखा है बर्नी ने, और बर्नी ने तारीख यामिनी, नहीं। तारीख यामिनी लिखा है उतबी ने। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? 3 और 4। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि अगर निम्न न्यायालय के विचाराधीन मुकदमों में संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न हो तो उस मुकदमों को अपने अधीन मंगा सकता है? अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 228 में इस बात का विवरण है।
जिला परिषद के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? देखिए, एक जिला परिषद में कम से कम 50,000 जनसंख्या होनी चाहिए बिहार के संदर्भ में, कम से कम 50,000 जनसंख्या होनी चाहिए बिहार के संदर्भ में। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में नहीं, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में राज्यसभा को विशेषाधिकार है, राज्यसभा को विशेषाधिकार है, एक समान शक्ति प्राप्त न है। और नई अखिल भारतीय सेवा आईएएस आईपीएस जैसे नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन राज्यसभा ही कर सकता है अनुच्छेद 312 के तहत। यह अधिकार लोकसभा को नहीं होता है। नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने को लेकर के राज्यसभा को विशेषाधिकार होता है। इस प्रकार की सेवा का गठन लोकसभा नहीं कर सकता है, अर्थात इसको लेकर के दोनों के पास समान शक्ति नहीं होता है। संविधान संशोधन करने के विषय में हां, इसको लेकर के दोनों को एक समान अधिकार प्राप्त होता है। संविधान संशोधन करने में जितना अधिकार लोकसभा को है उतना ही राज्यसभा को, और जितना राज्यसभा को है उतना ही लोकसभा को। आंसर हो जाएगा बी। सरकार हटाने के विषय में इसमें लोकसभा को ज्यादा अधिकार है। कटौती प्रस्ताव, इसमें भी लोकसभा को ज्यादा अधिकार है, समझिएगा, आंसर बी। भारत के औद्योगिक विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1854 में स्थापित किया गया।